भाजपा के पूर्व नेता और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया है और सशर्त जमानत भी दे दी है। इस जमानत के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा और पीड़िता या उसके परिवार के आसपास भी 5 किलोमीटर के दायरे में कुलदीप सिंह सेंगर नहीं जा सकते। ऐसी ही तमाम शर्तों के साथ साथ 15 लाख के निजी मुचलके और 3 सिक्योरिटी की शर्त भी रखी गई है। ये जो रेप केस था जिसमें उनको लाइफ सेंटेंस हुआ था, उस केस में आज डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया, सस्पेंस कर दिया सस्पेंड को। हमारे जो मेजरली ग्राउंड थे तो एक तो पब्लिक सर्वेंट कहकर उनको सजा किया गया था जिसमें लाइफ का गया था, वो पब्लिक सर्वेंट वो है नहीं, इसका ग्राउंड को कंसीडर हम लोग आर्गूमेंट किया था। दूसरी बात इसमें यह थी कि लड़की का जो एज था वो लड़की के एज 3 जगह डिफरेंट थे, तो हमने ये आर्गूमेंट किया था जब तक डिफरेंट है कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है तो मेडिकल रिपोर्ट को मानना चाहिए था। और तीसरी बात है कि इसमें शशि सिंह जो एक एक्यूज थी उनको ऑलरेडी कोर्ट ने छोड़ दिया था, तो 120B के एस्पेक्ट भी कोर्ट ने कंसीडर किया है। कोर्ट ने जो बोला है कि दिल्ली में रहेंगे और 5 किलोमीटर रेडियस में विक्टिम या विक्टिम की मदर रहेंगी, ये वहाँ नहीं जाएंगे और किसी भी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे। हर मंडे वीक में एक दिन लोकल थाने में जाके ये अपीयरेंस मार्क करेंगे और 3 सिक्योरिटी उन्होंने कोर्ट ने माना है। 3 सिक्योरिटी में 3 जमानती के देना होगा तब उनकी रिहाई होगी। तो ये खुद इनको कितने लाख का बॉन्ड भरना है? 15 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है। 15 इनका हुआ और बाकी 3 और लोग जो है वो नहीं, ये जो पर्सनल बॉन्ड आता है वही बॉन्ड जमानती का भी माना जाता है। अच्छा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा में हुए अखलाक हत्याकांड मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक याचिका सूरजपुर कोर्ट में डाली गई थी और जो इस केस के 18 आरोपी हैं उनको इस केस से बरी करने की अपील की गई थी। दरअसल धारा 221 के तहत ये केस हटाने की मांग सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन इसमें सुनवाई करते हुए एडीजे न्यायालय ने केस हटाने से इनकार कर दिया है और साफ तौर पर ये कहा है कि धारा 321 के तहत इन लोगों से केस नहीं हटाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ अखलाक के वकील की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कहना है कि इस पूरे केस में पुलिस की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जो गवाह हैं उनकी गवाही हो चुकी है और अब केस फाइनल स्टेज में है, क्योंकि 2016 में अखलाक की हत्या की गई थी, उसके घर के अंदर मॉब लिंचिंग की गई थी और उसमें आरोप था कि गौ मांस जो प्रतिबंधित मांस है वो अखलाक के घर में है। इसी शक में भीड़ के द्वारा हत्या कर दी गई थी। जो इस केस में 18 आरोपी हैं उसमें से 3 नाबालिग थे जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। फिलहाल अब 17 आरोपी जमानत पर बाहर हैं और पूरे केस की सुनवाई अब 6 जनवरी से रोजाना डेली बेसिस पर की जाएगी। सरकार ने जो अर्जी लगाई थी कि इस केस को वापस लेने के लिए न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया है और इसमें डेट 6 जनवरी लगा दी है आफ्टर विंटर वेकेशन और डे बाय डे इसमें सुनवाई के लिए कहा है। अब तक कितने लोगों की गवाही हो चुकी है? और शाइस्ता जो मृतक अखलाक की बेटी है उनकी गवाही हो चुकी है। बाकी ये है कि गवाह रह गए हैं। जो अखलाक साहब थे उनकी जो माँ थी वो एक्सपायर हो चुकी है, अब उनकी बीवी हैं दानिश हैं, इनकी गवाही कराई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, ग्रेटर नोएडा। बांग्लादेश ने भारत की वीजा सर्विस को बंद किया। उससे ठीक एक दिन पहले भारत ने भी इस पर एक्शन लेते हुए दक्षिण पूर्वी एरिया जो है जटगांव, वहां पर से वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे जो है अगले आदेश तक के लिए वीज़ा सर्विस को बंद कर दिया था। ये फैसला तब लिया गया जब उस्मान हादी जो है उसको लेकर के उसकी मौत के बाद तनाव की स्थिति बनी और उसके साथ ही लगातार वीज़ा सर्विस को लेकर के सवाल खड़े होने लगे और भारत ने एक्शन तुरंत लिया। इसके साथ में ही आपको बता दें, उस्मान हादी जो है दरअसल ये वही चेहरा था जो शेख हसीना की सत्ता पलटने को लेकर के सबसे पहले सामने आया था। ये वही चेहरा था जिसकी मौत के बाद जो है बांग्लादेश में बवाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर आज बांग्लादेश हाई कमीशन पर वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद का एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। उन्होंने हाई कमीशन जाने की कोशिश की और इसके साथ साथ 5 लेयर की सुरक्षा जो है बांग्लादेश हाई कमीशन तक की गई, जहां पर जो कार्यकर्ता हैं वीएचपी के वो पहला बैरिकेड पार कर दूसरे बैरिकेड तक पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया और घंटों ये प्रदर्शन जो है चलता रहा। कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग की गई थी कि वो बांग्लादेश हाई कमीशन जाने दिया जाए और वहां पर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, लेकिन क्योंकि हाई कमीशन के इलाके में प्रदर्शन की अनुमति जो है वो नहीं होती है, लेकिन लगभग 300 मीटर दूर ही पुलिस ने उनको रोक लिया और वहां पर कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। टीपू दास की हत्या एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं पे अत्याचार लगातार हो रहा है, पर ना वहाँ की मीडिया दिखा रही है बांग्लादेश की, ना भारत की मीडिया दिखा रही है। अभी जो लगातार आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जा रहे हैं हाई कमीशन पहुंचे? हम बांग्लादेश हाई कमीशन पे जाएंगे, बैरिकेड तोड़ के जाएंगे और बांग्लादेश हाई कमीशन को घेराव करेंगे, उन्हें चेताएंगे कि अगर हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो बांग्लादेशी यहाँ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस चीज का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, सिंदूर पार्ट 2 उसका शुरुआत बांग्लादेश से होने जा रही है। हमारी तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देश में डिजिटल सशक्तिकरण की बात की जाती है, भले ही वो महिलाओं के लिए ही क्यों ना हो। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि डिजिटल में अगर वो सशक्त होगी तो देश का भी विकास होगा, लेकिन राजस्थान के जालोर में एक ऐसा फरमान निकला है जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए मोबाइल चलाना सही नहीं है और इसको जो खाप पंचायत है उनकी ओर से जो 24 गाँव हैं वहाँ पर बैन कर दिया गया है। यानी कि आज से इन 24 गांवों की महिलाएं, लड़कियां मोबाइल नहीं चला सकती, पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। और इसी को लेकर के लोगों का ये तर्क है कि एक ओर महिला डिजिटल सशक्तिकरण की बात की जाती है और वहीं दूसरी ओर मोबाइल से महिलाओं, लड़कियों को दूर कर दिया जाता है। तो आखिर ये कैसा फरमान? वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। मसूद साहब हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, क्या आपने कहा है और क्यों कहा है? मुझसे तो ये सवाल किया था कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि प्रियंका जी ने ये कहा, प्रियंका जी ने ये कहा। तो मैंने कहा भाई प्रियंका जी प्रधानमंत्री तो है नहीं, प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बना दो, फिर जवाब देखना कि इंदिरा जी की तर्ज में कैसे जवाब देंगी, फिर पता चलेगा क्या होता है। अब आपकी तरह थोड़ी आप यहाँ नारेबाजी कर रहे हो, यहाँ नारेबाजी करने से क्या हो रहा भाई? वहाँ आग के गोले में हिंदुओं को जलने के लिए तुमने छोड़ दिया। सरकार तुम बताते हो हिंदुओं के दम पे चलती है, तो सरकार कर क्या रही है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही। सरकार कोई सख्त एक्शन ऐसा ले जिससे कम से कम बांग्लादेश के अंदर इस बात का भय व्याप्त हो के साहब हम भारत सरकार जो है हमारे खिलाफ ये कर सकती है। आप तो कुछ नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, क्या सरकार कर सकती है जो नहीं कर रही है? कूटनीतिक दबाव बना सकते हैं, सारे रास्ते बंद कर सकते हैं, बांग्लादेश को तो सांस भी नहीं आएगा हमारे बिना। आपने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर आप देखिए क्या होता है। तो वो क्या करेंगी? वो सवाल कह रहे, वो क्या करेंगी? वो इंदिरा गांधी की पोती है, वो करेंगी जो दुनिया देखेगी, वो करेंगी। वो इंदिरा गांधी की पोती है, उनके अंदर इंदिरा गांधी की झलक है, वो इंदिरा गांधी की तरह करेंगी जैसा इंदिरा जी ने किया था। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर तो प्रोजेक्ट अभी राहुल गांधी को किया जाता है, आपने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। अरे वो उस परिप्रेक्ष्य में सवाल था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पोता पोती हैं, दोनों आंखें हैं इंदिरा गांधी की, उनके अंदर इंदिरा गांधी का अक्स है। मतलब दोनों एक ही हैं आप ये कह रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी ही क्यों ना हो, चाहे फिर प्रियंका गांधी ही क्यों ना हो। देखिए राहुल जी में और प्रियंका जी में दोनों में एक फर्क है। प्रियंका जी अपनी दादी के ऊपर हैं और राहुल जी पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी का पूरा मिक्सचर है। कुल मिलाकर के आप देखिए इस तरह से लगातार बयानबाजी चल रही है। अब इस बयानबाजी का क्या मतलब आने वाले समय में निकलेगा वो साफ तौर पर दिखाई देगा। मंदिर ट्रस्ट विधेयक दोनों सदनों में पास हो गया है और राज्यपाल को इसकी मंजूरी मिल गई है। इस वक्त हम बांके बिहारी परिसर में मौजूद है, यहाँ भीड़ का सैलाब रहता है। मंदिर का जो कोष होता है और मंदिर की व्यवस्थाओं के रख रखाव और श्रद्धालुओं से सुगमता को और से दर्शन कराने के लिए ये विधेयक पास किया गया है, ताकि मंदिर दर्शन करने वाले
श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके। आज अगर वो विधेयक कानून बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा के सभी सदस्यों को और विधान परिषद के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई विधेयक कानून तो बनना ही था, अब वो कानून बन गया, बहुत खुशी की बात है। ये इससे बहुत बड़े बदलाव आएंगे। बदलाव तो यहाँ 500 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। यहाँ मत परिवर्तन, रुद्र संप्रदाय के लोग वृंदावन में आए हुए हैं, जो रुद्र संप्रदाय के अनुसार से सेवा पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय है, यहाँ वैष्णव संप्रदाय पद्धति के अनुसार उपासना होती है, जो कि ठाकुर जी के नाबालिग रूप में ठाकुर जी की उपासना होती है। युगल सरकार की उपासना है, जिसमें अपरस की व्यवस्था भी है, और हम लोग उस सेवा को आज तक करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। परंपराओं से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होगी, केवल व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और सही तरीके से बनाया जाएगा। और इस विधेयक के अंदर ये भी कहा गया है कि इसमें 7 सदस्य जो होंगे वो पदेन होंगे, जिसमें डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त होंगे, और 11 मनोनीत सदस्य होंगे, जिसमें मंदिर से जुड़े सेवायत और धर्माचार्य और सनातन धर्म को मानने वाले जो कथावाचक सहित अन्य लोग होंगे। तो इन व्यवस्थाओं में किस तरीके से बदलाव होगा, हर कोई चाह रहा है कि बिहारी जी के दर पर जब वो आए उसे सुगमता से दर्शन हो और बिहारी जी की संपत्ति का भी, मंदिर की इमारतों का भी सही से रख रखाव हो सके। धनजी सरस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी आज हंगामा होता रहा। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के साथ केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद में तीखी बहस हुई और दिन भर कोडीन सिरप का मुद्दा छाया रहा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सुबह कोडीन सिरप को लेकर हंगामा किया, किसानों के मुद्दे को लेकर भी प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेता ट्रैक्टर पर नजर आए, विरोध प्रदर्शन करते रहे सरकार की नीतियों में। जिन्ना से लेकर मुसलमानों के मुद्दों के बीच में विपक्ष और सरकार के बीच में लगातार तीखी बहस देखी गई। विधानसभा और विधान परिषद में लगातार हंगामा होता रहा। समाजवादी पार्टी की नेता रागिनी सोनकर ने केजीएमयू विधेयक को लेकर भी विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक दरअसल दलितों के खिलाफ है। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने चुटकी भी ली और कई विधेयक सदन में पारित हो गए, क्योंकि विपक्ष ने उस पर अपनी ना नहीं बोली। उन्होंने हाथ उठाया और सदन में मौजूद सदस्यों से पूछा कि कौन कौन इस विधेयक के साथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उसका समर्थन किया। वहीं विपक्ष के नेताओं की चूंकि संख्या कम थी, इसलिए उनकी ना की आवाज सदन में नहीं सुनाई पड़ी, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर चुटकी ली। लखनऊ से वुडल सफरसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें पीडीए की परिभाषा, पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज, डी डेवलपमेंट और ए अलायंस, इसके साथ साथ अस्पतालों की तस्वीर, 108 एम्बुलेंस की तस्वीर लगी हुई है और ऊपर सपा लिखा हुआ है। इसके बाद फर्क साफ है, भाजपा लिख करके नीचे लिखा गया है एनडीए और उसमें लिखा है नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस। इसमें कोडीन सिरप पीते हुए बुलडोजर की तस्वीर है और बुलडोजर का चेहरा आप देख सकते हैं कैसा बनाया हुआ है। साथ ही साथ जिस आलोक सिंह सिपाही, बर्खास्त सिपाही का जो घर था जहां ईडी की रेड हुई थी, काली कमाई लिख करके उस घर की तस्वीर लगाई गई है और ये ईडी की रेड के दौरान की तस्वीर है जब बाहर आप देख सकते हैं कि फोर्स भी खड़ा हुआ है। साथ ही साथ जिन गाड़ियों का जिक्र लगातार आ रहा है, वेलफेयर गाड़ियां और जो बड़ी बेशकीमती गाड़ियां हैं जो इस गाड़ी कमाई के माध्यम से खरीदी गई, उन तमाम चीज़ों का जिक्र इस पोस्टर पर नज़र आ रहा है। सपा भाजपा में फ़र्क साफ है, ये बात दिखाने का प्रयास यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। ऐसे में लगातार कोडीन सिरप को लेकर के समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नज़र आ रही है और ऐसे में अब ये पूरी वॉर पोस्टर वॉर में भी बदल गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज लखनऊ में
पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव जिस पीडीए का दावा कर रहे हैं, दरअसल वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। लंबे समय तक उन्होंने समाजवादी पार्टी में काम किया है। उनको दरकिनार करके अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री न बनाती। अखिलेश यादव दावे भले कर ले, लेकिन पीडीए में दरअसल भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़े दलितों को लेकर आगे चलती है। उनकी प्राथमिकता आने वाले समय में पार्टी के जो संबंधित काम है उनमें तेजी लाने के लिए है। पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है और उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी हरदम करती है। पंकज चौधरी ने कहा उनके पिछले 35 सालों का जो अनुभव है उसके आधार पर वो पार्टी को और मजबूती के साथ आगे ले जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जोश के साथ पार्टी के तमाम जो रणनीति है, तमाम जो कार्यक्रम है, उसमें पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। यही वो पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ता भी सेकंडों में बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और चाहे वो देश का प्रधानमंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन संख्या 125 पर थाना बलदेव इलाके में जो पड़ता है, उस पर एक भीषण हादसा हुआ था जिसमें 9 वाहन आपस में टकराए थे और टकराने के बाद भीषण आग लग गई थी, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी। 4 लोगों को पुलिस ने पहले ही शिनाख्त कर उनके शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सौंप दिया था। अब पुलिस ने 10 शवों को डीएनए टेस्ट के बाद परिजनों को सौंपा है। अभी 5 शवों की डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है। अभी 5 शवों का डीएनए मैच नहीं हुआ है। पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी है। सबसे बड़ी बात है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर ये हादसा घने कोहरे के चलते हुआ था। डीएम सीपी सिंह द्वारा एक जांच कमेटी भी बनाई थी और उस जांच कमेटी वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि हादसे के आखिर कारण क्या थे, यमुना एक्सप्रेसवे पर किन संसाधनों की कमी थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। साथ ही जो कमियां यमुना एक्सप्रेसवे पर थी उनको पूरा भी किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हरजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। इन दिनों उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लिहाजा कोई खुले आसमान के नीचे न सोए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता दरबार में भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। वो मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास कहीं खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनके रुकने की पूरी व्यवस्था की जाए। रैन बसेरों में बेहतर इंतजाम किए जाए, इसके साथ ही अलाव की व्यवस्था की जाए। प्रदेश में भी चाहे वो आम लोग हों उनके लिए भी अलाव की व्यवस्था हो, हर जिले में रैन बसेरे की व्यवस्था, वहीं पशुओं को भी ठंड से निपटने के लिए इंतजाम किए जाएं। उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में ठंड से कोई परेशान ना हो, इसके लिए अधिकारियों को उचित प्रबंधन करना होगा। यही नहीं, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर अधिकारी ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो इस पर सवाल खड़े करें और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में बवाल कराने के लिए तमाम भीड़ बुलाई थी और उसके बाद जब बरेली में 5 जगह पथराव किया गया, पुलिस पर पथराव किया, जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों पे सख्ती से कार्रवाई की तो तमाम पुलिस ने उन लोगों का नेक्सस तोड़ा जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस प्रकार से लिप्त थे और अब उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। वाजिद बेग जो है समाजवादी पार्टी का नेता है और साथ ही मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और ये देखिए तमाम पुलिस फोर्स और पीएससी बल, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जरा सी लापरवाही किसी बड़े अनहोनी घटना को आकर्षित कर सकती है। तमाम एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। एक जो बुलडोजर वहाँ रुका हुआ है और इसी के साथ रोड के दोनों तरफ जो है पूरी तरीक़ा से बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। बीडीए के अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, साथ ही
पुलिस का अमला भी यहाँ पर लगा हुआ है, पीएसी भी यहाँ पे लगी हुई है। और इस बारात घर को जो आलीशान है और 5 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया गया ये बारात घर अब पूरी तरह ध्वस्तीकरण की कगार पर है। और तीन जो मशीनें हैं इसको तोड़ने में लगी हुई हैं और एक मशीन अभी बाहर है, जल्दी वो भी इसको ध्वस्तीकरण में लग जाएगी। सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब वो चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी कि आप बिजनेस करेंगे, वो भी नंबर 2 में, बिना सरकारी मानचित्रों के, बिना बीडीए की अनुमति के, और उसके बाद फिर आप जो है तमाम अनैतिक गतिविधियों में भी लिप्त रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम करेगा। तो अब प्रशासन ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। प्रयागराज के संगम तट पर 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले की शुरुआत से पहले तमाम साधु संतों, सिद्ध और योगियों का आगमन आना शुरू हो गया है। और हम इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक बाबा जो है वो उनसे हमारी मुलाकात हुई है, जो सुबह से यहाँ पर बर्फ़ की सिल्ली पर, आप देखें तो ये बर्फ़ की सिल्ली है, भीषण सर्दी है और कह सकते हैं कि कुहासा भी अभी तक घना था और कुहासा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसमें ये बर्फ़ की सिल्ली पर बैठे हुए हैं और इन्होंने कपड़े भी नहीं पहने हुए। तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। बाबा ये बताएं कि ये आप बर्फ़ की सिल्ली पर क्यों बैठे हुए हैं? बस माता हमसे बोली बैठो, गंगा मैया। गंगा मैया ने कहा है आपसे? जी। तो आपको तकलीफ नहीं हो रही? ठंडी का मौसम है। बिल्कुल। सर्दी है। 6 घंटा बैठे वहाँ देखिए अपने मंदिर पे। 6 घंटा वैसे भी बैठते हैं? हाँ, अरे 17 जनवरी 25 को वो उस दिन था गणेश चौथ। अच्छा, पहले भी बैठ चुके हैं, लेकिन ये बर्फ़ जो है ये तो लगातार पिघलती भी है। ये कितनी देर आप इस पर बैठे रहेंगे? जब तक गलेगा नहीं। जब तक ये तो शाम हो जाएगी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, गलने में बहुत समय लगेगा। तो क्या हुआ? इसके बाद भी अगर चाहे कोई भक्त पहाड़ बनवा दे 20 लाख, उस पर बैठ के रहेंगे। अच्छा, पहाड़ बर्फ़ का होगा, उस पर भी आप बैठेंगे? जी। तो आपका कोई संकल्प है, क्या है, तपस्या है, क्या आपकी मनोकामना? तो करार नहीं कर रहे हैं, माता ने आदेश दिया जी। तो माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और इस तरह की तस्वीरें जो हैं आमतौर पर माघ और कुंभ मेले में ही देखने को मिलती हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार ने नोएडा के उन किसानों को बड़ी राहत दी है जिन किसानों की ज़मीन लीज बैक में वापस दी जाती थी। उन ज़मीनों का नोएडा प्राधिकरण अभी तक नक्शा पास नहीं किया करता था। किसी किसान की ज़मीन अगर सड़क परियोजना या किसी महत्वपूर्ण परियोजना में गई तो उसके बदले उसको दूसरी जगह ज़मीन देने का प्रावधान नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में था। लेकिन जो ज़मीन लीज बैक में दी जाती थी उस ज़मीन पर नोएडा प्राधिकरण नक्शा पास नहीं करता था। यानी अगर किसान उस ज़मीन पर किसी तरीके का निर्माण करता है तो उस निर्माण के लिए लिखित में परमिशन नहीं मिलती थी और जो भी निर्माण होता था उसको वैध नहीं माना जाता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से ये प्रस्ताव पास किया गया है कि जो भी ज़मीन लीज बैक में दी जाएगी उस ज़मीन का जो नक्शा है वो प्राधिकरण द्वारा पास किया जाएगा। यानी अब किसानों को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिली है। जो भी लीज बैक की ज़मीन मिलेगी, दूसरी जगह जो ज़मीन दी जाएगी, उन ज़मीनों का नोएडा प्राधिकरण से अगर नक्शा पास होगा तो किसान उस पर आसानी से अपने पसंद का या अपना जो प्राधिकरण का नियम है उस हिसाब से निर्माण कर सकेगा और वो वैध की श्रेणी में आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। दिल्ली सरकार जनवरी के पहले हफ्ते में ही ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर आ सकती है और इसके में ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लोगों को ये प्रेरित किया जाएगा कि वो उनके जो वाहन हैं वो ईवी खरीदें और इसके लिए सब्सिडी का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि जो 2 व्हीलर हैं उनमें 35 से लेकर 40 हज़ार रुपये तक की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक 2 व्हीलर 1,10,000 रुपये का है तो उस पर अगर आपको 40,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है तो ऐसे में वो 70,000 का हो जाएगा। और इसी तरीके से पेट्रोल के जो 2 व्हीलर वाहन हैं उनसे सस्ता वो 2 व्हीलर वाहन जो है वो ईवी खरीदने पर होगा। तो इसको लेकर लगातार विचार किया जा रहा है। तमाम अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार की लगातार बैठकें चल रही हैं कि किस तरीके से सब्सिडी दी जा सकती है और कैसे लोगों को ये प्रेरित किया जा सकता है कि वो अपने जो निजी वाहन खरीद रहे हैं खासकर उसके लिए वो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की जगह अब ईवी वाहन खरीदें। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ हरीश झा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है और ये चिंता सरकार के लिए भी है। वजह क्या है कि आखिर क्यों नहीं ये सड़क दुर्घटनाएं रुक रही हैं? भारत में अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। कहीं 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहीं 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन हाईवेज पे, खासतौर पे NH हाईवेज पर मौत का आंकड़ा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौंक जाएंगे आप अगर हम आपको आंकड़े बताएंगे। करीब 1,80,000 मौतें हर साल भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती हैं। 5 लाख के करीब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। औसतन अगर देखें तो रोजाना 490 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। इसी तरह की सड़कें होती हैं जहां पर फर्राटा भरते हुए लोग सुबह से शाम तक अपने गंतव्य के लिए मूवमेंट करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सड़क दुर्घटनाओं में बात करें अगर 2023-24 के बीच में करीब 2.5% से 3% का इजाफा जो है वो हुआ है, और अगर 24 से 25 के बीच में देखें तो करीब 23% का इसमें इजाफा जो है वो हो चुका है। ये एक बड़ा कंसर्न माना जाता है भारत में, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर के कमेटियां जो हैं वो अब बैठक कर रही हैं और बैठक में अलग अलग विचार विमर्श किए जा रहे हैं, जिसमें NHAI के अधिकारी होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए चूंकि इलेक्ट्रिक हाईवेज तैयार किए जा रहे हैं उनके अधिकारी होते हैं। इसके अलावा जो एक्सीडेंट प्रो कौन के अधिकारी हैं खासतौर पे उसकी देखरेख को लेकर के, और साथ में हाईवेज पर क्विक रिएक्शन टीम को लेकर के जो अधिकारी होते हैं, वो सभी लोग जो है अब बैठक कर रहे हैं कि आखिर क्यों ये दुर्घटनाएं जो है बढ़ रही हैं लगातार। आज जो बैठक हुई उसमें साफ तौर पे इसी पर मंथन किया गया कि आखिर ये दुर्घटनाएं कब रुकेंगी, कैसे रुकेंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।